वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाली हानियां। जहां एक तरफ हमने यह देखा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बहुत सारी हानियां भी प्राप्त होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाली हानियों के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर है डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज, यानी विदेशी देशों पर निर्भरता। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से हमें कई तरह की वस्तुएं, अलग तरह की वस्तुएं, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध होने लगती है, तो हम विदेशी वस्तुओं का ही उपभोग करते हैं। हम उसकी तुलना में अपने देश की वस्तुओं का उपभोग बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं वस्तुएं क्वालिटी के हिसाब से भी अच्छी हो और उसकी कीमत भी कम हो। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से यह पूरी तरह से संभव हो पाया है कि विदेशी प्रतियोगिता के माध्यम से हमें अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं, तरह तरह की वस्तुएं, और वो भी कम रेट पर उपलब्ध होने लगी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम अपने उपभोग के लिए पूरी तरह से विदेशी देशों पर निर्भर रहने लग जाते हैं। हम अपनी निर्भरता को बढ़ा देते हैं। हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। हम आत्मनिर्भर नहीं होते कि हम उसका उत्पादन अपने ही देश के अंतर्गत कर ले। लेकिन यदि कभी-कभी हमारे संबंध उन देशों से खराब हो जाते हैं, तो और यदि वह देश हमें उन वस्तुओं का उत्पादन, उन वस्तुओं को निर्यात करने से इनकार कर दे, या फिर किसी अन्य समस्या से हम ग्रसित हो जाए, तो हमारे उपभोग के से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हमें दिखाई देगी। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी हानि है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हम अपनी निर्भरता को विदेशी देशों पर स्थापित कर देते हैं। हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास नहीं करते। इसी में नंबर 2 पर है एंड ऑफ मिनरल्स, यानी खनिज पदार्थों की समाप्ति। आप ये जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो भी खनिज है, ये ऐसे खनिज है जो उद्योग धंधों को बढ़ावा देने में इनका बहुत अधिक योगदान होता है। लेकिन ये खनिज ऐसे नहीं है जो हमारी आवश्यकता के अनुसार बढ़ जाए और हमारी आवश्यकता न होने पर ये घट जाए, ऐसा नहीं है। ये हमें प्रकृति के द्वारा दी हुई है। प्रकृति ने हमें यह सीमित मात्रा में ही दी है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए हम अधिक से अधिक मात्रा में इन खनिजों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जो अच्छा नहीं है। हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अपने देश को स्थान प्रदान करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन खनिजों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम इन खनिजों का सीमित मात्रा में प्रयोग करेंगे, और सीमित मात्रा में प्रयोग करने से हम भविष्य में बहुत अधिक समय तक इन खनिजों का उपयोग अपने देश के उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए करते रहेंगे। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार आगे बढ़ने के लिए हम ये देखते हैं कि लगभग हम अधिक से अधिक मात्रा में इन खनिजों का प्रयोग बढ़ा देते हैं। चलिए, इसके अंतर्गत नंबर 3 पर है लॉस फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी विदेशी प्रतियोगिता से हानि। तो यहाँ यह जान लीजिए कि विदेशी प्रतियोगिता से केवल लाभ यदि हुआ है तो विकसित देशों को हुआ है। अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल उनका आर्थिक विकास इन्होंने संभव बनाया, उसके अलावा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विकास देखा नहीं गया है। तो ये जान लीजिए कि विदेशी प्रतियोगिता के चलते हम ये मान लीजिए कि इन जो देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, जो बैकवर्ड देश हैं, जो अंडर डेवलप देश हैं, ऐसे देशों के संबंध में इनकी जो प्रोडक्ट थे, जो इन्होंने बनाया, ये विदेशी प्रतियोगिता के आगे इनके प्रोडक्ट नहीं चल पाए, इनको बाजार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्रीज के जो प्रोडक्ट थे वो क्वालिटी के हिसाब से अच्छे और कीमत के हिसाब से कम थे। लेकिन अल्प विकसित देशों के जो प्रोडक्ट थे, जो अंडर डेवलप कंट्रीज के जो प्रोडक्ट थे,
वो क्वालिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छे नहीं थे और उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता ने इनके जो उद्योग धंधे थे, वो जो थोड़े से भी फल फूल रहे थे, उसे भी पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, यानी कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप ये देखेंगे कि जो विकसित देश है, इन्होंने ही पूरी तरह से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपने व्यापार को इन्होंने बढ़ावा दिया, इन्हीं को व्यापार से बहुत अधिक मात्रा में फायदा हुआ है। लेकिन हमारे देशों ने, यानी कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है, जो विकासशील देश है, इन्होंने किसी भी प्रकार का उद्योग धंधों के क्षेत्र में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं दिखाई दिया। और ये देखा गया कि इनके जो उद्योग धंधे थे, इन्होंने ही विदेशी प्रतियोगिता ने इनके उद्योग धंधों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी विदेशी प्रतियोगिता से हानि। देखिए, विदेशी प्रतियोगिता में यदि फायदा मिला तो किसे? केवल विकसित देशों को। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यदि हुआ है तो विकासशील देशों को हुआ है, अल्प विकसित देशों को हुआ है, बैकवर्ड कंट्रीज को हुआ है। इसका सबसे बड़ा नुकसान इन देशों को देखना पड़ा है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो विकसित देशों ने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया है, पूरा मार्केट स्थापित कर लिया है। ये देश इनके केवल मार्केट है, एक तरफ से कच्चे माल का स्रोत और दूसरी तरफ से इन्हीं की वस्तुओं को बेचने के लिए केवल एक बाजार के रूप में देखा गया है। लेकिन इनका अपना कोई विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से संभव नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से ये देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमने यह जाना कि इन देशों के जो उद्योग धंधे थे, इन देशों के अंतर्गत जो उद्योग धंधे फल फूल रहे थे, जो थोड़े से भी बढ़ रहे थे, वह विदेशी प्रतियोगिता ने उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, यानी पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि विकसित देशों के जो प्रोडक्ट थे वो क्वालिटी के हिसाब से अच्छे थे और उनकी कीमत भी बहुत कम थी। लेकिन हमारे देश के जो प्रोडक्ट थे वो क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छे न होने के साथ साथ कीमत भी उनकी बहुत ज्यादा थी। तो कोई भी उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं का उपभोग करना पसंद नहीं करेगा, वो हमेशा चाहेगा क्वालिटी भी अच्छी हो और कीमत भी कम हो। तो ये सबसे बड़ी हानि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। विदेशी प्रतियोगिता ने क्या किया? केवल विकसित देशों को आगे बढ़ाया, लेकिन विकासशील, अल्प विकसित और बैकवर्ड कंट्रीज को इन्होंने बहुत आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ के उपभोक्ताओं को और भी आदती बना दिया विदेशी वस्तुओं के संबंध में। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट्स ऑन कंजम्पशन हैबिट, यानी उपभोग की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, विदेशी व्यापार के माध्यम से यह संभव हो सका है कि कई तरह की वस्तुएं हर देश में उपलब्ध होने लगी थी और ये ऐसी वस्तुएं, अच्छी वस्तुएं ना होकर कई बुरी तरह की वस्तुएं भी हर मार्केट में आसानी से उपलब्ध होने लगी थी। तो ये ऐसी वस्तुएं थी जो किसी उपभोक्ता के मानसिक और शारीरिक विकास को पूरी तरह से प्रभाव डालती थी। ये ऐसी वस्तुएं थी जो एक उपभोक्ता के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती थी। जैसे कुछ ऐसी, जैसे शराब हुआ, अफीम हुआ, ऐसी वस्तुएं थी जो व्यक्ति इसका उपभोग तो करता है, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि उनका पूरी तरह से नुकसान भी होता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि विदेशी व्यापार के माध्यम से ऐसी वस्तुएं जो एक व्यक्ति की आदतों को बिगाड़ दे, वो वस्तुएं भी आसानी से उपलब्ध होने लगी और आसानी से उपलब्ध होने के कारण इन्होंने उपभोक्ताओं की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी प्रदर्शन प्रभाव। तो प्रदर्शन प्रभाव आंतरिक भी होता है और अंतरराष्ट्रीय भी होता है। तो आंतरिक प्रदर्शन प्रभाव, जब हम अपने देश के अंतर्गत उच्च आय वर्ग के लोगों का रहन सहन देखते हैं, उनकी तरह रहने का प्रयास करते हैं, तो यह आंतरिक प्रदर्शन प्रभाव कहलाता है। लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय देशों के संपर्क में आते हैं, वहां के लोगों के रहन सहन के संपर्क में आते हैं और यह प्रयास करते हैं उन्हीं की तरह रहने का, उन्हीं की तरह वस्तुओं का उपभोग करने का, तो
यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कहलाता है। तो आंतरिक प्रदर्शन तक तो ठीक है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, ये तेजी से क्यों बढ़ा? क्यों? क्योंकि विदेशी वस्तुएं हर देश में आसानी से उपलब्ध होने लगी। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने अच्छे जीवन स्तर को पाने के चक्कर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीने के चक्कर में अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी वस्तुओं का उपभोग बढ़ा दिया। और विदेशी वस्तुओं का उपभोग बढ़ाने से विदेशी वस्तुओं को मार्केट मिला, लेकिन हमारे देश की वस्तुओं को किसी भी प्रकार का कोई मार्केट नहीं मिला। तो यहाँ ये हम ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन प्रभाव के कारण लोगों की आदतों में बहुत अधिक मात्रा में अंतर दिखाई दिया। लोग अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी वस्तुओं का सेवन करने लगे। क्यों? क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीना चाहते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के रहन सहन की तरह ही जीना चाहते थे। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की मांग को पूरी तरह से बढ़ा दिया और अपने देश की वस्तुओं की मांग को घटा दिया। तो इसका फायदा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुएं और सेवाओं की मांग पूरी तरह से बढ़ने लगी, लेकिन अपने देश की वस्तुओं की मांग घटने लगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अनप्लीजेंटनेस, यानी अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य। अब जब अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात होती है तो यहाँ एक देश की बात नहीं हो रही है, यहाँ कई देश आपस में अपनी वस्तुओं को लेकर अपनी वस्तुओं के मार्केट को बढ़ाने में एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं। वो किस तरह अपने देश की वस्तुओं की मांग को बढ़ाए, किस तरह से अपने देश की वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाए, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य को स्थापित करे, इसी चक्कर में हर देश लगा हुआ है। लेकिन फायदा किसको मिला? फायदा मिला विकसित देशों को, नुकसान हुआ विकासशील देशों का। तो ये हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब एक देश एक दूसरे से प्रतियोगिता करने लग जाते हैं, एक दूसरे को छोड़कर एक दूसरे की कमियों को अपनाकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, हर देश प्रयास करता है कैसे हम एक को पीछे करके अपने आप को आगे बढ़ा लें। तो ये जब भारी प्रतियोगिता एक देश के बीच दूसरे देश से शुरू हो जाती है, तो ये मान लीजिए कि ये बहुत अधिक मात्रा में अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य को जन्म देती है। अंतरराष्ट्रीय गलाकाट प्रतियोगिता भी आप इसे कह सकते हैं। किस तरह से लोग अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग एक दूसरे से प्रतियोगिता करना शुरू कर देते हैं। और जब इस तरह से प्रतियोगिता शुरू होता है तो यह प्रतियोगिता केवल मार्केट के संबंध में न होकर यह प्रतियोगिता कच्चे माल के क्षेत्रों के संबंध में भी दिखाई देती है। और इस तरह की प्रतियोगिता ने कई तरह के युद्ध को भी जन्म दिया है और अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य को पूरी तरह से स्थापित कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम डंपिंग, यानी राशिपातन से हानि। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं राशिपातन होता क्या है। राशिपातन में देश वस्तुओं की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादन लागत से भी कम रखते हैं और आंतरिक बाजार में उसी वस्तु की कीमत को अधिक से अधिक मात्रा में रखते हैं। यानी वो कोशिश ये करते हैं कि उस कम कीमत की वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक से अधिक मात्रा में बिके, उसको अधिक से अधिक मात्रा में मार्केट मिले। वास्तव में राशिपातन की नीति अपनाई ही जाती है अंतरराष्ट्रीय बाजार को हथियाने में, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में। लेकिन राशिपातन में यदि वस्तुओं को उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले तो यह उत्पादकों को नुकसान होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा मार्केट मिल जाए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मार्केट नहीं मिलता तो उत्पादकों को बहुत अधिक मात्रा में भारी हानि का सामना करना पड़ता है और अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादकों को हानि भी होती है। तो चलिए, वस्तुओं की कीमतों को उत्पादन लागत से भी कम रखना बहुत अधिक समय तक फायदेमंद साबित नहीं होती। कुछ समय के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसी नीति को बहुत अधिक लंबे समय तक चलाए रखें तो ये हमें फायदा नहीं बल्कि बहुत अधिक मात्रा में नुकसान देती है। हर उत्पादक कोशिश ये करता है कि वह वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से अधिक रखे। क्यों? क्योंकि उसे फायदा चाहिए, उसे प्रॉफिट चाहिए। लेकिन राशिपातन में ये नहीं होता।
राष्ट्रपातन में मार्केट को हथियाने के चक्कर में वस्तुओं की कीमतों को उत्पादन लागत से भी कम रखा जाता है। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन हमारे आंतरिक बाजार में वस्तु की कीमतों को अधिक रखा जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। लेकिन ये मान लीजिए कि राष्ट्रपातन की नीति कुछ समय के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक यह फायदेमंद नहीं होती और बहुत अधिक नुकसान देती है। इसके बाद नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास। अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हम निर्यात उद्योगों को आगे बढ़ाते हैं। हम ऐसी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देते हैं जिन वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, यानी हम एक तरफा विकास करते हैं। हम केवल उसी सेक्टर का विकास करते हैं, केवल उन्हीं उद्योग धंधों का विकास करते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्केट होता है। लेकिन हम उन उद्योग धंधों पर कोई ध्यान नहीं देते जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो नहीं प्रदान करता, लेकिन हमारे आंतरिक उद्योग धंधों को भी कोई न कोई फायदा देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत ये देखा गया है कि यहाँ पर हमने ये देखा कि निर्यात उद्योगों को ही केवल बढ़ावा मिलता है, निर्यात उद्योगों को ही संबंध में ही सोचा जाता है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ बैलेंस ग्रोथ नहीं होता, ये पूरी तरह से अनबैलेंस ग्रोथ होता है। यहाँ पर उद्योग धंधे बढ़ते हैं। कौन से? ऐसे उद्योग धंधे जो निर्यात उद्योगों को सहायता करते हैं, जिन वस्तुओं की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है, केवल उन्हीं वस्तुओं के उद्योग धंधों पर हम ध्यान देते हैं, बाकी के उद्योग धंधों पर हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीति की सहायता से ये संभव हो पाया है कि हर अर्थव्यवस्था का अनबैलेंस्ड ग्रोथ होता है। यहाँ बैलेंस ग्रोथ नहीं होता। बैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि हर क्षेत्र का एक समान विकास, लेकिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से केवल वही क्षेत्र आगे बढ़ते हैं जो निर्यात के क्षेत्र में आगे होते हैं। वो उद्योग धंधे आगे बढ़ाए जाते हैं जो निर्यात को आगे बढ़ाते हैं। शेष उद्योग धंधों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज, यानी पिछड़े देशों का शोषण। तो पिछड़े देशों के शोषण के संबंध में ये पूरी तरह से सत्य है कि व्यापार ने किसे फायदा दिया? विकसित देशों को, और विकसित देशों ने व्यापार की ही सहायता से बैकवर्ड देशों का पूरी तरह से शोषण किया। शोषण दोनों तरफ किया गया। एक तरफ शोषण किया गया कि यहाँ से कच्चे माल को ले जाया गया, उनके लिए पिछड़े देश केवल यही रह गए, कच्चे माल का स्रोत और उनके बनाए हुए माल का मार्केट। तो जहां तक पॉसिबल हो सका वहां तक विकसित देशों ने पिछड़े देशों का शोषण किया, यहाँ तक कि उन्होंने पिछड़े देशों के ऊपर राज भी किया, पिछड़े देशों को दास्ता भी प्रदान की। हमारा भारत इसी का उदाहरण है, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यानी व्यापारी बनकर आए थे और राज करके चले गए, अंग्रेजों के संबंध में यही कहा जाता है। तो विकसित देशों ने क्या किया? विकसित देशों ने पिछड़े देशों को दास बनाया, पिछड़े देशों के ऊपर अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया, और पिछड़े देशों को जहां तक वो शोषित कर पाए उन्होंने उन देशों का शोषण किया। इसके बाद नेक्स्ट है द स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल स्लेवरी, यानी राजनीतिक दासता का विकास। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि जैसे पिछड़े देशों का पूरी तरह से शोषण हुआ, उसी तरह विकसित देशों ने पिछड़े देशों को दास्ता प्रदान की, पिछड़े देशों को अपना दास बनाया, उन्हें उनके ऊपर राज करने की पूरी तरह से कोशिश की, और जब तक वो कर पाए तब तक उन्होंने इन देशों को अपना दास बनाए रखा। कोशिश तो यही की, लेकिन 100 साल 200 साल कब तक वो दास बनाए रखते? उसके बाद स्वतंत्रता की नीति ने इन देशों को स्वतंत्र किया, इन देशों को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर दास्ता की नीति आई है तो कैसे आई? दास्ता की नीति केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ही आई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ही विकसित देश पिछड़े देशों के अंतर्गत आए। उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जाना, यहाँ की अच्छाइयों को जाना, लेकिन यह भी जाना यहाँ की कमजोरियों को, और यहाँ की
कमजोरियों का फायदा उठाकर ही विकसित देशों ने हमारे देशों के ऊपर राज किया, हमारे देशों को दास बनाया। तो ये प्रथा कैसे साबित हुई? ये प्रथा केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही साबित हुई। अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार न होता तो शायद हम किसी के दास न बनते, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही विकसित देशों ने पिछड़े देशों को, अल्प विकसित देशों को अपना दास बनाया, अपना फायदा उठाया। जहां तक वो इन देशों से फायदा उठा पाए वहां तक विकसित देशों ने इन देशों का पूरी तरह से शोषण किया और उनका फायदा पूरी तरह से उठाया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने ये देखा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कौन कौन से हानियां होती हैं, इन हानियों के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि किसी भी चीज के यदि अच्छाई है तो साथ साथ वहां पर बुराई भी है। यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने एक तरफ हमें आगे बढ़ाया है, एक तरफ हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, साथ ही साथ बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कमियां भी है, इन कमियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।